हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है, प्रमाणों द्वारा ड्रोसोफिला में जीनी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन विद एविडेंस द जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। एंड इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है, भाई पूछ लिया जाता है कि ड्रोसोफिला में ब्रिजेस द्वारा प्रस्तुत लिंग निर्धारण की जीनी संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत कीजिए, और यह गोल्डस्मिथ के मौत एंड लेमेंट्रिया के लिंग निर्धारण सिद्धांत से किस प्रकार भिन्न है या किस प्रकार अलग है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण के जीनी संतुलन सिद्धांत, यानी जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला। तो गाइस अगर शॉर्ट में भी पूछ लिया जाए तो आप इतना लिख सकते हैं कि ड्रोसोफिला के लिंग निर्धारण के जीनी संतुलन सिद्धांत को लिखिए। तो होता क्या है, जीनी लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? लिंग निर्धारण किससे होता है? गुणसूत्र से होता है। बाद में पैटरसन ने देखा कि लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र का कोई महत्व ही नहीं होता, एक्स वाई होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वाई का कोई महत्व ही नहीं है, वास्तव में एक्स गुणसूत्र एवं ऑटोसोम का अनुपात ही एक नर और मादा के लिंग का निर्धारण करते हैं, जिसमें वाई का कोई भी रोल नहीं होता। वैसे हम कहते हैं बॉय और गर्ल के लिए एक्स एक्स वाई वाई या फिर एक्स वाई एक्स एक्स, ये चीज़ें मैटर करती हैं, आप आगे जाके समझेंगे। तो द्विगुणित ड्रोसोफिला मक्खियों में एक्स गुणसूत्र की एकल मात्रा से नर तथा 2x गुणसूत्र होने पर मादा जीव विकसित हुए। मतलब x और 2x होने पर ही नर और मादा उपस्थित मतलब विकसित हो गए। यहाँ पर हमें y की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जितने भी ये परीक्षण होते हैं गाइज, ये सारे कीड़े मकोड़े या फिर छोटे जानवरों में किए जाते हैं, इंसानों में नहीं किए जाते। इंसानों में केवल इनका अंदाज़ा लगाया जाता है। तो उपयुक्त तथ्यों के आधार पर ब्रिजेस ने अपना जीनी संतुलन बाद में जेनिक बैलेंस थ्योरी प्रस्तुत किया। मतलब इन्होंने अपनी जेनिक बैलेंस थ्योरी प्रस्तुत कर दी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव यानी नर और मादा में जीनोटाइप में नर एवं मादा दोनों लक्षणों के जीन होते हैं। क्या होते हैं? नर और मादा दोनों लक्षण होते हैं। मादा लिंग का निर्धारण करने वाले जीन्स की बहुलता पर मादा तथा नर जीन्स का अनुपात अधिक होने पर नर जीव विकसित होता है। लिंग गुणसूत्र व अन्य गुणसूत्र केवल जीन के वाहक का कार्य करते हैं। अब ड्रोसोफिला में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन मादा लक्षणों को तथा ऑटोसोम पर स्थित जीन नर लक्षणों को विकसित करते हैं। अतः इसमें जो लिंग निर्धारण है वो एक्स गुणसूत्र की संख्या में ऑटोसोम के अनुपात द्वारा होता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई ऑटोसोम और एक्स गुणसूत्र ही इन्वॉल्व होंगे, जो वाई है उसका कोई भी काम नहीं है, इसलिए उन्होंने एक जेनिक थ्योरी भी दे दी। अब निम्नलिखित तालिका में ड्रोसोफिला में गुणसूत्र की संख्या एवं ऑटोसोम के सेट में विभिन्न अनुपातों के परिणाम को निरूपित किया गया है। गाइस मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो सुपर मादा XXX डबल ए 1:5। एंड नेक्स्ट है सामान्य मादा। इसमें आपको 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं, चतुर्गुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित। ठीक है, जिसमें x नाम पर डिपेंड करेंगे। चतुर में 4, त्रिगुण में 3 और द्विगुण में 2। इसमें a भी आपको उसी पर डिपेंड करेंगे नाम के अनुसार। और यहाँ पर 0.1.0, 1.0, 1.0 ऐसे ही आपको दिए गए हैं। आप ये तालिका या फिर जो डायग्राम रहता है वो बना दीजिएगा। इसके बाद उपयुक्त परिणामों से स्पष्ट है कि नर के जीन ऑटोसोम में तथा मादा लक्षणों की जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। सामान्य नर के लिए एक्स गुणसूत्र व ऑटोसोम का अनुपात 0.5 तथा मादा के लिए 0.1 होता है। क्या होता है? नर के लिए 0.5 एंड मादा के लिए 1.0 होता है। इस समानुपात में विचलित होने पर सुपर मादाओं में यह अनुपात बढ़ जाता है, जबकि सुपर नर में यह कम हो जाता है। सुपर नर में कम हो जाता है और सुपर नर मादा में बढ़ जाता है। यद्यपि एक्स गुणसूत्र व ऑटोसोम के अनुपात द्वारा ड्रोसोफिला के लिंग निर्धारण करना संभव होता है। ठीक है, क्या है? ड्रोसोफिला को लिंग निर्धारण करना पॉसिबल है, किंतु इसमें सार्वजनिक रूप से नहीं अपनाया जा सका। इसे सार्वजनिक रूप से नहीं अपनाया जा सका। उन्होंने कहा जरूर था पर सार्वजनिक रूप से इसे लागू नहीं किया गया है। लिंग गुणसूत्रों का अभियोजन एवं जीन संतुलन सिद्धांत। ठीक है, तो ब्रिजेस परिकल्पना को अभियोजन यानी नॉन डिसजंक्शन के फलस्वरूप गुणसूत्र के अपसामान्य वितरण से विकसित मक्खियों के अध्ययन
से समर्थ मिलता है। यह कंदा अंडज में असामान्य अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दोनों एक्स गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होने में असफल रहते हैं और एक ही अर्धसूत्री ध्रुव को की ओर पहुंच क्या करते हैं, एक ही अर्धसूत्री ध्रुव की ओर पहुंच अतः कुछ अंडों में जाते हैं। एक ऑटोसोमी जीनोम तथा 2x गुणसूत्र यानी AXX तथा अन्यों में केवल एक ऑटोसोमी जीनोम होता है, किंतु X गुणसूत्र का सर्वथा अभाव होता है। सामान्य शुक्राणु द्वारा ऐसे असामान्य अंडों का निषेचन होने पर निम्नलिखित परिणाम उपलब्ध होते हैं। अब गाइस, हर किसी में आपको एक तालिका दे दी गई है, ठीक है, एक टेबल दे दी गई है, आप इसको देख लीजिएगा। और टेबल बड़ी ही सिंपल है कि भाई नॉर्मल मेल कैसे मिलता है, कितने होने पर, और नॉर्मल फीमेल कब मिलता है, सुपर फीमेल कब मिलता है, नॉर्मल फीमेल कब मिलता है, ठीक है। और इसके बाद असामान्य जो होते हैं, असामान्य युग्मकों के निषेचन के फलस्वरूप सामान्य नर एवं मादा उत्पन्न होते हैं, किंतु इनमें से 1/4 मृत्युग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि सामान्य मादा भी एक Y गुणसूत्र अतिरिक्त होता है, परंतु यह किसी भी प्रकार के लिंग को प्रभावित नहीं करता। यद्यपि नर में Y गुणसूत्र नहीं होते तथा ये बाध्य होते हैं, किंतु मादा के प्रति सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं, मादा के प्रति सामान्य रूप से व्यवहार जरूर करेंगे, बस इनका इंटरफेयर नहीं होता है। ऑटोसोम व लिंग गुणसूत्र का अभियोजन और जीनी संतुलन सिद्धांत, ठीक है। लिंग निर्धारण का समानुपात परिकल्पना को अपसामान्य अर्धसूत्री विभाजन में एक अंत दृष्टांत से भी समर्थन मिलता है। इसमें एक्स गुणसूत्र के साथ साथ ऑटोसोम भी विसंयोजन करने में असमर्थ रहते हैं तथा तर्क के एक ही ध्रुव की ओर परिचालन करते हैं। इस प्रकार अंडे द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, इस प्रकार जो अंडे होंगे वो द्विगुणित हो जाते हैं, इनमें AAXX गुणसूत्र होते हैं। इन द्विगुणित अंडों का सामान्य शुक्राणु में निषेचन होने पर त्रिगुणित यानी ट्राइपोलाइड मादा बनती है, जिनमें XXX गुणसूत्र होते हैं। ऑटोसोम X गुणसूत्र के लिए त्रिगुणित मक्खियां देखने पर जनन क्षमता के सामान्य द्विगुणित मक्खियां दे समान होती हैं तथा ऑटोसोम व लिंग गुणसूत्र का अनुपात सामान्य द्विगुणित मादा मक्खियों के समान ही रहता है। ये द्विगुणित नर मक्खियों के मैथुन करने में समर्थ होते हैं तथा इनमें उत्पन्न संततित व निम्न प्रकार के जीव होते हैं। ये भी आपको एक टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। और मेरे ख्याल से आप डायग्राम ज़रूर बनाइएगा और ये टेबल्स तो ज़रूर ही बनाइएगा। इसके बाद मध्यलिंगी यानी इंटरसेक्स बद्ध होते हैं और ये नर व मादा के मध्यवर्ती आद्यस्था को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें लिंग संतुलन का अनुपात 2x अनुपात 3a होता है। सुपर मादाएं यानी सुपर फीमेल्स दुर्लभ व बाध्य होती हैं। इनकी उत्तरजीविता बहुत कम होती है तथा इनमें मेल फीमेल मेटा फीमेल्स कहते हैं। इनको क्या कहेंगे, मेटा फीमेल्स कहेंगे। अब आता है जिप्सी मॉथ के लिंग विभेदन, ठीक है, सेक्स डिफरेंशिएशन इन जिप्सी मॉथ। तो गोल्ड स्मिथ ने जिप्सी मॉथ लेमेंट्रिया में लिंग निर्धारण का अध्ययन किया। उनके अनुसार लेमेंट्रिया में लिंग का निर्धारण XX व XY गुणसूत्र द्वारा होता है। इसमें मादा विषम युग्मजी यानी XY तथा नर सम युग्मजी यानी XY होता है। उसने देखा कि लेमेंट्रिया की जाति एल डिस्पर तथा पोनिका ने रिसल्प्रोकल कोर्स करने पर अग्रलिखित परिणाम मिलते हैं। अब परिणाम क्या होते हैं ये भी आप देख लीजिए। अब भाई ये हो गए आपके परिणाम, आपको क्रॉस करके दिखा दिया गया है, यहाँ आपका डायग्राम। उसके बाद गोल्ड स्मिथ ने उपयुक्त प्रेक्षणों की व्याख्या इस प्रकार की कि नर के लक्षणों के कारक X गुणसूत्र में तथा मादा लक्षणों के X गुणसूत्र या कोशिका द्रव में होते हैं तथा विभिन्न नस्लों में इस कारक की प्रबलता अलग अलग होती है। यूरोप की नस्ल में लिंग कारक दुर्लभ होते हैं, जबकि जापानी नस्ल में ये प्रबल होते हैं। अतः यूरोप की नस्ल में ये मादा और जापानी नस्ल में ये नर का संकरण करने पर मादा जीव मध्यलिंगी विकसित होते हैं, क्योंकि जापानी नस्ल में X गुणसूत्र को यूरोप की नस्ल की मादा से प्राप्त हुए दुर्लभ Y गुणसूत्र पूर्णतः प्रभावित करता है। इसके विपरीत संततित एवं जीवों में एक प्रबल X गुणसूत्र जापानी नस्ल का एक दुर्लभ
गुणसूत्र यूरोप की नस्ल का होने पर सामान्य नर विकसित होता है। क्या होता है? नॉर्मल सा नर विकसित हो जाएगा। जापानी मादा पर यूरोप के ध्रुवल नर के संकरण कराने पर 50% युग्मकों से दुर्लभ एक्स तथा प्रबल वाई गुणसूत्र वाली मादा यानी लड़कियां तथा एक प्रबल व एक दुर्लभ एक्स गुणसूत्र वाले 50% सामान्य नर उत्पन्न हुए। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि भाई किससे क्या प्राप्त होता है। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID rstudy@10 पर जाकर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं।